दोस्तों, आज मैं फिर नए करंट अफेयर्स के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। ठीक है, तो नए क्वेश्चन और नए पैटर्न के साथ, जो कि सरोज एकेडमी डेली नए करंट अफेयर्स को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने नए करंट अफेयर्स, जो कि हम बता दें कि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो होने वाले हैं अप्रैल में बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होने वाले हैं, एसएससी से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड और बैंकिंग से रिलेटेड। तो अभी 26 मार्च से स्टार्ट होने वाले हैं एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम उसके लिए करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड करते हैं, जो कि सरोज एकेडमी के द्वारा प्रोवाइड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं सभी एग्ज़ाम के लिए। अगर किसी को हमारे कोर्सेज चाहिए तो हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarojacademy.com पे जा करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे सारे कोर्सेज बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलते हैं हम नए करंट अफेयर्स के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे ही रहा। वैश्विक व्यापार में रूस के किस उत्पाद का योगदान सबसे अधिक है? मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फिर से सुन लीजिए। वैश्विक व्यापार में रूस के किस उत्पाद का योगदान सबसे अधिक है? बोल रहा है कि वैश्विक व्यापार में रूस के किस उत्पाद का योगदान सबसे अधिक है। ये चीजें पूछी गई हैं। तो इसके ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है सीएनजी, ऑप्शन बी क्रूड पेट्रोलियम, ऑप्शन सी इसमें से दोनों सही है, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, मतलब कोई नहीं सही है। तो इनमें से कौन सा सही है वो चीजें बताना है। तो देखिए इसमें से आंसर क्या बनेगा, तो हम डिटेल सोल्यूशन बता दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन जो कि दिखाई दे रहा है। डिटेल सोल्यूशन में क्या है? वैश्विक व्यापार में रूस का सबसे बड़ा योगदान ऊर्जा, विशेष रूप से क्रूड पेट्रोलियम। क्या है? क्रूड पेट्रोलियम। इसके बाद रिफाइंड पेट्रोलियम और गैस का स्थान है। ठीक है, सबसे पहले क्या है? क्रूड पेट्रोलियम, फिर उसके बाद रिफाइंड पेट्रोलियम और गैस का स्थान है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें क्या है, मैं वो चीजें हाईलाइट कर रहा हूं जो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसका आंसर मैं यहाँ पे देखो हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखो। क्या है? क्रूड पेट्रोलियम। ठीक है, कितना है? 123, मतलब 123 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रखना है। ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगर इसको आप लोग अपने कॉपी या नोट्स में नोट डाउन कर लेंगे तो वो भी बेटर है, कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं। वैसे हमारे वीडियो अवेलेबल हैं, सभी वीडियोस, जितने वीडियोस करंट अफेयर्स के जाते हैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होते हैं। वहां से आप लोग सारे क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं जितने भी करंट अफेयर्स के हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोलता हूँ अगर हमारा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। जिससे शेयर करने से क्या होगा, शेयर करने से और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, और उनको अच्छा नॉलेज हो सकेगा, क्योंकि मैं डेली अच्छे से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स लेकर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ें हैं जो कहीं भी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ऐसे करंट अफेयर्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो इसके आंसर क्या बनेंगे? आंसर क्या बनेगा? क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है राइट आंसर, क्रूड पेट्रोलियम। तो ये चीजें हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे रहा। हाल ही में खबरों में रहा जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसमें क्या पूछा गया है, मतलब हाल फिलहाल खबरों में रहा है जेनो ट्रांसप्लांटेशन किस क्षेत्र से संबंधित है, यह कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन क्या है, मैं ऑप्शन बता दे रहा हूं। ऑप्शन देखिए आपकी स्क्रीन पे। ऑप्शन ए ब्लड डोनेशन, ऑप्शन बी अंग प्रत्यारोपण, ऑप्शन सी पौधों का प्रत्यारोपण, ऑप्शन डी कोई सही नहीं है। तो इसमें से कोई सही नहीं, मतलब इसमें
क्या है वो चीजें हैं। तो डिटेल सोल्यूशन में आप लोग देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, जेनो ट्रांसप्लांटेशन को मानव प्राप्तकर्ता में प्रत्यारोपण के रूप में परिभाषित किया गया है। किसमें? प्रत्यारोपण, मानव प्राप्तकर्ता में प्रत्यारोपण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं वो चीजें हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या चीजें पूछी गई हैं, क्या चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें में देखो, जेनो ट्रांसप्लांटेशन को मानव प्राप्तकर्ता में प्रत्यारोपण के रूप में परिभाषित किया गया। देखिए यहाँ पे मानव प्राप्तकर्ता प्रत्यारोपण, ठीक है। तो मानव प्राप्त प्रत्यारोपण मतलब, देखिए इसका आंसर क्या बनेगा वो पहले मैं बता दे रहा हूँ, वो चीजें तो मैं हाईलाइट कर दिया इसका आंसर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? देखिए यहाँ पे ब्लड डोनेशन है, वो तो होगा नहीं। देखिए यहाँ पे अंग प्रत्यारोपण जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और सब चीजें यहाँ पे है, जैसे लैंडमार्क सर्जरी के 2 महीने बाद जहां एक मरीज जिसके असफल हृदय को आनुवंशिक रूप से परिवर्तित शुगर के दिल से बदल दिया गया था, हाल ही में मृत्यु हो गई। तो ऐसा तो होगा ही, क्योंकि जानवर था। तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे करंट अफेयर्स हैं जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे नॉलेज मिलेंगे, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये सब है, तो आप लोग डिटेल सोल्यूशन पढ़ते रहिएगा, डिटेल सोल्यूशन में सारी चीजें हैं। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई है? ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई है? वो चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है, रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन बी क्या है, कृषि मंत्रालय। ऑप्शन सी नागरिक उड्डयन मंत्रालय। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन जो है उसमें मैं बता रहा हूँ। अगर डिटेल देखो, मैं डेली बताता हूँ, डेली अगर आप लोग करंट अफेयर्स देखेंगे हमारे, तो उसमें सब चीजें हैं। मैं क्या बताता हूँ कि आप लोग पहले डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, डिटेल सोल्यूशन में उसके आंसर है, ठीक है। तो वो चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं जिससे आप लोगों को अच्छा से अच्छा नॉलेज मिल सके, ठीक है। तो डिटेल सोल्यूशन में क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 2021 में ड्रोन और ड्रोन घटकों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किया है। देखिए यहाँ पे आंसर मिल गया, क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। आंसर क्या है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। तो ये चीजें हैं, देखिए यहाँ पे आंसर मैं बता रहा हूँ जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें देखिए आंसर में है ना। तो उसके बाद देखिए 2021 में ड्रोन और ड्रोन कौन से सन में, कौन से ईयर में? तो ईयर क्या है, 2021। 2021 में ये किया गया था पीएलआई योजना की घोषणा, ठीक है। अब बोल रहा है कौन से केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा, तो केंद्रीय मंत्रालय कौन सा है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो इसमें और सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे यहाँ पे देखिए अगले 3 वर्षों में, यहाँ पे कुछ मैं और इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए अगले 3 वर्षों में कंपनी द्वारा किए गए मूल्य संवर्धन का 20% होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इस योजना की घोषणा सितंबर 2021 में की गई थी। कब की गई थी? देखिए दो ईयर तो 2021 है, और कौन किस मंथ में किया गया था, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। ये भी चीजें पूछी जा सकती हैं, कौन से मंथ में हुआ था, ठीक है। तो सितंबर में हुआ था। कब? सितंबर मंथ में। इसकी घोषणा, पीएलआई योजना की घोषणा कब हुई थी? देखिए मैं अच्छे से इसको बता दे रहा हूँ, सितंबर मंथ में, सितंबर 2021 में हुआ था, ठीक है, 2021। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, तो वही चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे ही रहा। क्वेश्चन नंबर 4, पंड्रेथन मंदिर, पंड्रेथन टेम्पल जो हाल ही में खबरों में रहा, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? जिस देखो
मंदिरों के बारे में बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, एसएससी हो गया, और सब जितने भी एग्जाम है सभी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रखता है मंदिरों के बारे में भी जानना। तो देखिए, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो वो चीजें हैं, देखिए मैं ऑप्शन बता रहा हूँ। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन डी गुजरात। तो पंडितन मंदिर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, पंडितन मंदिर बादामी बाग, बादामी बाग श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर। देखिए कहाँ पे, यह कहाँ पे है यह मंदिर, वो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। पंडितन मंदिर बादामी बाग, ये देखिए कहाँ पे, पंडितन मंदिर बादामी बाग, ठीक। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ सकता है। या कहाँ पे स्थित है, जम्मू कश्मीर के कौन से शहर या कहाँ पे स्थित है, वो चीजें हैं। श्रीनगर में कहाँ स्थित है, तो श्रीनगर के जम्मू और कश्मीर के बादामी बाग एक स्थान है, वहां पे पंडितन मंदिर स्थित है, ठीक है। 8वीं शताब्दी का विरासत स्थल है। यह कौन सी शताब्दी का है, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, हर एग्जाम में। कौन सी शताब्दी का? 8वीं शताब्दी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा आंसर पहले क्या बनेगा, आंसर हम बता दे रहे हैं, आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या है? जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर में पंडितन मंदिर बादामी बाग जो है, बादामी बाग एक प्लेस है वहां पे जम्मू कश्मीर में, वहां पे पंडितन मंदिर स्थित है, जो कि 8वीं शताब्दी का विरासत स्थल है, ठीक है। तो और कुछ चीजें मैं बता दूं, जैसे यहाँ पे देखिए और क्या है, क्या क्या है वो चीजें बता रहा हूं मैं। भारतीय सेना के चिनार कोर ने हाल ही में इस स्थल का कायाकल्प किया। इस संबंध में यूनिट को संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा मान्यता दी गई। कौन सा यूनिट? इस यूनिट को संस्कृति मंत्रालय, कौन सा मंत्रालय? संस्कृति मंत्रालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन बनेंगे यहां से। देखिए इतना छोटा डिटेल सोल्यूशन और 3 क्वेश्चन बन गए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोग पढ़ेंगे देखेंगे तो आप लोग भी बना सकते हैं। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रखती हैं हर एस्पिरेंट्स के लिए, जितने एस्पिरेंट्स हैं सभी के लिए, जितने गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, या नॉलेज बेस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन नंबर 5th आपकी स्क्रीन पे ही रहा। एमएसएमई इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? क्या बोल रहा है क्वेश्चन, पहले ध्यान से पढ़िएगा। एमएसएमई इनक्यूबेशन, एमएसएमई इनक्यूबेशन, डिजाइन और आईपीआर योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना का नाम क्या है? ठीक है, आईपीआर योजना के समेकन के रूप में जो नई योजना एक शुरू की गई उसका नाम क्या है, वो चीजें यहाँ पे पूछी गई हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए एमएसएमई इनोवेशन स्कीम, ऑप्शन बी एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, ऑप्शन सी एसएमई इनोवेटिव स्कीम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। मतलब इसमें से कोई सही नहीं। तो इसमें क्या आंसर बनेगा वो चीजें मैं बता रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे, एमएसएमई मंत्री कौन है? नारायण राणे, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है एग्जाम में। केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमईएस के लिए उष्मायान, डिजाइन और बौद्धिक संपदा अधिकारों आईपीआर के आसपास मौजूदा उप योजनाओं के संयोजन के रूप में एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम, इंक्यूबेशन, डिजाइन एंड आईपीआर लॉन्च किया है। क्या है? इंक्यूबेशन, डिजाइन एंड आईपीआर लॉन्च किया है।
लॉन्च किया गया है इनके द्वारा, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन क्या है, एक बार फिर से पढ़ लीजिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। एमएसएमई इंक्यूबेशन डिजाइन और आईपीआर योजनाओं के समेकन के रूप में शुरू की गई नई योजना क्या है। तो वो चीजें देखिए, यहाँ पे मैं आंसर क्या बन रहा है, इसका आंसर है एमएसएमई इनोवेटिव सिम, ठीक है, एमएसएमई इनोवेटिव सिम, है ना। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो एमएसएमई ऑप्शन देखिए, एमएसएमई इनोवेशन सिम ऑप्शन ये है, ये तो होगा नहीं। तो यहाँ पे क्या है, एमएसएमई इनोवेटिव सिम, आंसर क्या बनेगा, एमएसएमई इनोवेटिव सिम, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसमें पढ़ेंगे तो और सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी भी चीजें हैं सब इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है। करंट अफेयर जितने भी हम प्रोवाइड करते हैं, ये क्वेश्चन एक से बढ़ के एक होता है, ठीक है। मतलब वही बोले ना, बेस्ट से बेस्ट करंट अफेयर्स होता है इसमें, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस संस्थान ने रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। कौन सी ऐसी संस्था है जो रोल ऑफ लेबर इन इंडियाज डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है, ठीक है। कौन सी ऐसी संस्था है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी कृषि और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन डी श्रम मंत्रालय, ठीक है। तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव। देखिए हम यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहे हैं, कौन है, केंद्रीय और रोजगार मंत्री, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। तो भूपेंद्र यादव रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किए, ठीक है। कौन है, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने रोल ऑफ लेबर इन इंडिया डेवलपमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, ऑप्शन देखिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय, कृषि और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या बना है, ऑप्शन बन रहा है, देखिए पहले इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं आंसर को, श्रम और रोजगार मंत्रालय, ठीक है। कौन है, भूपेंद्र बघेल, अरे भूपेंद्र यादव, सॉरी भूपेंद्र यादव, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो ये चीजें बहुत बहुत ही जरूरी हैं जाननी की, कौन हमारे श्रम और रोजगार मंत्री हैं, उनको भी जानना जरूरी है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं हर एग्जाम में। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय स्ट्रेंथिंग ऑफ फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्री एसपीआई योजना लागू कर रहा है, ठीक है। तो ये चीजें कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जो ये चीजें लॉन्च करे, एसपीआई। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मत्स्य विभाग, ऑप्शन बी रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी उर्वरक मंत्रालय, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन क्या है, फार्मास्यूटिकल्स फार्मास्यूटिकल्स विभाग, फार्मास्यूटिकल्स विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। ऑप्शन क्या है, पहले वो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़िए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एसपीआई योजना लागू कर रहा है, ठीक है।
फार्मास्यूटिकल्स विभाग जो है क्या कर रहा है, यह कौन सा मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, जो इस योजना के एसपीआई को लागू कर रहा है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है और सब पढ़िए यहाँ पे हर चीजें, जैसे वित्त वर्ष 21-22 से वित्त वर्ष 25-26 की अवधि के लिए इस योजना का उद्देश्य फार्मा क्षेत्र में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पे, जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे ही रहा। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, वो चीजें पूछी गई हैं हमारे क्वेश्चन में। तो आंसर क्या है, ऑप्शन ए विनीत कुमार पांडे, ऑप्शन बी राजकुमार सिंह, ऑप्शन सी अजय भूषण पांडे, ऑप्शन डी विनोद कुमार यादव। ठीक है, तो डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन है सरकार ने पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया है कि पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त कर दिए हैं। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, किसे नियुक्त किया गया है, अजय भूषण पांडे को। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। तो ये चीजें देखिए यहाँ पे क्या नियुक्त किया गया है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी मतलब NFRA के अध्यक्ष बन गए हैं, कौन है, अजय भूषण पांडे जी। तो यहाँ पे और चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC ने उन्हें 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया है। मतलब कितने साल के लिए, 3 इयर्स के लिए, कितने ईयर के लिए, 3 साल के लिए इन्हें नियुक्त किया गया है, 3 साल के लिए इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। किस, कौन से राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के जो अध्यक्ष बने हैं पूर्व वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, उन्हें 3 साल के लिए नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती हैं, क्या है कैसे हैं वो चीजें मैं बता देता हूं। तो इसके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अजय भूषण पांडे। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है, मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन सा है। अब देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पहले वो देखिए। यहाँ पे मार्च 2022 तक क्या है, मार्च 2022 तक बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान है, वो चीजें पूछी गई हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है 5वां, ऑप्शन बी 3रा, ऑप्शन सी 4था, ऑप्शन डी 7वां। तो यहाँ डिटेल सोल्यूशन देखिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है, भारत का इक्विटी बाजार पहली बार बाजार पंजीकरण के मामले में दुनिया की शीर्ष 5 सूची में शामिल है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर तो मिल गए हैं आपको, आंसर क्या है 5वां। ठीक है, 5वीं सूची। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, जैसे देश का कुल मार्केट कैप 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। ठीक है, कितना, 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। तो यहाँ पे पहले 4 स्थानों पर अमेरिका 47.32 ट्रिलियन डॉलर, चीन 11.52 ट्रिलियन डॉलर, जापान 6 ट्रिलियन डॉलर और हांगकांग है। ठीक है, हांगकांग का कब्जा है, मतलब हांगकांग भी है इसमें शामिल। तो भारत के बाद यूके, यहाँ पे और चीजें इंपॉर्टेंट, जैसे भारत के बाद यूके, सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी का स्थान है। ठीक है, भारत के बाद कौन कौन से कंट्रीज हैं वो चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, जैसे भारत के बाद यूके, सऊदी अरब, कनाडा, फ्रांस और जर्मनी।
ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ये सब आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। इसमें मैं ये चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चीज़ें लेकिन पढ़ना जरूरी है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट डाउन करना, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लेना वो चीज़ें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमको बताइए, ठीक है। तो हम आपके सोल्यूशन को तुरंत सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पांचवा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें पूछी जाती हैं हमको, कैसे क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं, वो चीज़ें हम आप लोगों को बहुत डीपली से तरीके से बताते हैं और अच्छे तरीके से समझा भी देते हैं क्या चीज़ें कैसे हैं। जैसे यहाँ देश का कुल मार्केट कैप 3.2 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे तो आप लोगों को खुद पता चलेंगी क्या कैसे मार्केट होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 की स्क्रीन पे ही रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विद्युत मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा पॉलिसी एडवोकेसी आर्म का नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए विद्युत मंत्रालय के तहत गठित बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए नीति वकालत शाखा का नाम क्या है, नीति वकालत शाखा का नाम क्या है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए इलेक्ट्रिसिटी फाउंडेशन, ऑप्शन बी एनर्जी फाउंडेशन, ऑप्शन सी केमिकल फाउंडेशन, ऑप्शन डी पावर फाउंडेशन। तो इनमें क्या इंपॉर्टेंट है वो चीजें हैं, ठीक है। तो डिटेल सोल्यूशन एक बार आप लोग देख लीजिए, डिटेल सोल्यूशन में क्या है उसमें आंसर आप लोगों को मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं डिटेल सोल्यूशन आप लोगों को बता रहा हूँ। डिटेल सोल्यूशन में देखिए एनटीपीसी, पावर ग्रिड, आरईसी, पीएफसी, एनएचपीसी, टीएचडीसी, एनईईपीसीओ और एसजेवीएन सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों ने एक सोसाइटी के रूप में पावर फाउंडेशन को पंजीकृत किया है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे पावर फाउंडेशन, तो ये चीजें देखिए यहाँ पे आंसर आप लोगों की क्या है, पावर फाउंडेशन क्या है, आंसर मिल गया, ठीक। तो क्या क्या है वो भी चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट। फिर देखिए यह बिजली और संबंधित क्षेत्रों के लिए प्राथमिक नीति वकालत शाखा के रूप में कार्य करती है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पे आप लोग पढ़ेंगे तो वो चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या है वो चीजें यहाँ पे दी गई हैं, तो वो चीजें मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पावर फाउंडेशन। तो ये चीजें इसमें सारी चीजें बताई गई हैं आप लोगों को, आप लोग अच्छे से पढ़िए और इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई कीजिए कि इसमें प्रॉब्लम है, हमको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही, वो चीज़ें हम आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग मतलब ऐसे जो लोग नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी, ठीक है। तो थैंक यू आज के